तो आज का हमारा सफर कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, फिर आयोग की शक्तियां और उसकी जांच प्रक्रिया। इसके बाद बात होगी न्याय की प्रतीकों की, रंगों के मनोविज्ञान की और आखिर में संदेश को सही तरीके से फैलाने की। चलिए, बिना देरी किए शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। तो चलिए इसकी गहराई में चलते हैं। 1993 का मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में छपे इसके ये कवर सिर्फ पन्ने नहीं हैं। ये साफ दिखाते हैं कि इस कानून का मकसद पूरे देश के हर हिस्से तक पहुंचना है। भारत में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए ये एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम था। अगर सिर्फ इस अधिनियम की प्रस्तावना पर ही नजर डाली जाए तो इसका मूल उद्देश्य बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाता है। इसी कानून के तहत राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर मानवाधिकार आयोगों का गठन किया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई आम सरकारी दफ्तर नहीं है, बल्कि ये वैधानिक निकाय यानी स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं। इनका इकलौता और सबसे बड़ा काम अधिकारों का बेहतर संरक्षण करना और इनसे जुड़े विवादों को सुलझाना है। लेकिन इन आयोगों के पास असल में ताकत क्या है? आइए भाग 2 में देखते हैं, आयोग की शक्तियां। इस कानून की धारा 12 और 13 इन आयोगों को बहुत ही जबरदस्त ताकत देती हैं। मान लीजिए कहीं अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उन्हें किसी की शिकायत का इंतजार करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। वे स्वतः संज्ञान यानी सुओ मोटो जांच शुरू कर सकते हैं। वे अदालत की चल रही कार्यवाहियों में सीधा हस्तक्षेप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब किसी मामले की जांच हो रही होती है तो उनके पास एक सिविल कोर्ट के बराबर की शक्तियां होती हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये आयोग केवल नाम के लिए नहीं है, कानून ने इन्हें फैसले लेने के असली अधिकार दिए हैं। अब बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, जांच प्रक्रिया। आखिर जब कोई शिकायत आती है तो ये काम कैसे करते हैं? धारा 17 और 18 के मुताबिक ये प्रक्रिया मुख्य रूप से 3 चरणों में चलती है। पहला कदम, शिकायत मिलते ही तुरंत जांच शुरू कर देना। दूसरा कदम, गहराई से इन्वेस्टिगेशन करना और जिन लोगों पर असर पड़ा है उनकी पूरी बात सुनना। और तीसरा कदम, जांच के दौरान और उसके बाद की जाने वाली कार्यवाही, जिसमें सरकार को सख्त और अहम सिफारिशें भेजना शामिल है। एक के बाद एक ये चरण सुनिश्चित करते हैं कि न्याय सही समय पर और सही तरीके से मिले। चलिए अब इस भारी भरकम कानूनी भाषा से थोड़ा बाहर निकलते हैं और भाग 4 पर नजर डालते हैं, निष्पक्ष न्याय का दृश्य। इतिहास गवाह है कि समाज ने हमेशा न्याय को एक दृश्य के रूप में देखा है। थेमिस या जस्टिशिया यानी न्याय की देवी की ये छवि हम सबके जहन में बसी है। आंखों पर पट्टी बंदी है जो बिना किसी भेदभाव के निष्पक्षता का वादा करती है। हाथ में एक तराजू है जो संतुलन का प्रतीक है और पीछे आयोनिक स्तंभ खड़े हैं। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, ये संवैधानिक संतुलन और न्याय की एक ऐसी यूनिवर्सल भाषा है जिसे समझने के लिए किसी को भी कानून की कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। और यहीं पर सबसे बड़ा फर्क नजर आता है। एक तरफ वो भारी भरकम लिखित कानून है जो बहुत घना है, जटिल है और जिसे समझने के लिए लंबे अध्ययन की जरूरत होती है। दूसरी तरफ है हमारा विजुअल यानी दृश्य कानून। ये प्रतीकात्मक है, इसका असर पलक झपकते ही होता है और ये बिना किसी देरी के सीधे हमारी भावनाओं से जुड़ जाता है। अब इस जानकारी के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि कैसे हम इन प्रतीकों को आज के डिजिटल दुनिया से जोड़ सकते हैं। भाग 5, रंगों का मनोविज्ञान। पारंपरिक कानूनी न्याय और आज की डिजिटल रणनीति के बीच का सबसे बड़ा पुल है रंग। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर रंग बहुत तेज आवाज में बात करते हैं। लाल रंग को ही देख लीजिए, ये तुरंत जिज्ञासा और एक तरह की तत्परता जगाता है। नीला रंग शांति, विश्वास और प्रोफेशनलिज्म का एहसास कराता है। हरा रंग जीवंतता और विकास दिखाता है, जबकि हल्का बैंगनी रंग विलासिता और रचनात्मकता का प्रतीक है। जब मानवाधिकारों की बात आती है तो सही रंग का चुनाव दर्शकों की भारी भीड़ में हमारे संदेश को तुरंत हाईलाइट कर सकता है। तो इस रणनीति को असल में कैसे लागू किया जाए, ये हम देखेंगे भाग 6 में, संदेश का प्रसार। सोशल मीडिया के शोरगुल को चीरने के लिए रंगों का सही कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। अगर हमें लोगों का ध्यान तुरंत खींचना है तो पूरक रंगों यानी एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत रंगों का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे नीले के साथ नारंगी, ये एकदम से आंखों में बस जाते हैं। वहीं अगर कोई शांत और भरोसेमंद संदेश देना है तो नीले और हरे जैसे समरूप रंगों का उपयोग होता है जो एक साथ बहुत सौम्य लगते हैं। और सबसे अहम बात, मुख्य संदेश को हमेशा एक साफ सफेद या गहरे रंग के बैकग्राउंड पर रखना चाहिए ताकि वो तुरंत उभर कर सामने आए।
अगर पिछले 3 दशकों पर नजर डालें तो संचार का तरीका पूरी तरह बदल चुका है। 1993 में जब इस अधिनियम पर हस्ताक्षर हुए थे, तब से लेकर 2000 के दशक तक हमारा सारा संचार पारंपरिक मीडिया, अखबारों और स्टॉक तस्वीरों तक सीमित था। लेकिन वर्तमान समय की कहानी अलग है। आज के आधुनिक डिजिटल मीडिया में A/B टेस्टिंग और थंबनेल क्लिक थ्रू दरों के जरिए यह तय किया जाता है कि न्याय और अधिकारों का संदेश कितनी दूर तक जाएगा। तो सब कुछ समेटते हुए हम एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़े हैं। हमारे पास एक मजबूत कानूनी ढांचा है, अधिकारों की रक्षा के लिए बेहतरीन अधिनियम मौजूद हैं, और दूसरी तरफ इस जानकारी को करोड़ों लोगों तक बिजली की रफ्तार से पहुंचाने वाले डिजिटल उपकरण भी हमारे हाथ में हैं। तो अब असल सवाल ये नहीं है कि क्या लोगों को उनके अधिकार बताए जा सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इस आधुनिक डिजिटल युग में न्याय का सही संचार आखिर कैसे किया जाएगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा।